नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव एपी स्टडी पर। रेलवे टेक्नीशियन 20 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया सभी प्रश्न देखेंगे, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताएंगे जो आने वाले शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर या तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह उपकरण चुंबकीय बल का इस्तेमाल करके ये काम करता है। ठीक है, अब एक प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई जो AMU होता है या तो एक डाल्टन बराबर कितना होता है 1.66 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, और एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको अति महत्वपूर्ण चीज़ें क्या याद रखना है यहाँ पर। देखिए, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। अब यहाँ से न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपको प्रोटॉन दे देगा और द्रव्यमान दे देगा। न्यूट्रॉन निकालने के लिए पूछेगा तो क्या करेंगे? न्यूट्रॉन निकालना है तो ये प्रोटॉन को इधर द्रव्यमान में घटा देंगे, या तो न्यूट्रॉन दे देगा, प्रोटॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन को इधर घटा देंगे। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, परमाणु संख्या को किससे डिनोट करते हैं? तो Z से इसे दर्शाया जाता है परमाणु संख्या को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, प्रोटोनों की संख्या जो होती है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, और परमाणु संख्या एक ही, सब तीनों को एक ही कहा जाता है ना, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। देखिए, जितने भी प्रश्न बताएंगे सभी कतई जहर प्रश्न रहेगा, आप नोट करते जाइएगा। जानते हैं तो आपको रिवीजन होते जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी भूल रहे हैं तो आप नोट करते जाइएगा, जो कि आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ठीक है, हर वीडियो से प्रश्न रहेगा गारंटी के साथ। ठीक है, तो आप नोट करते जाइएगा जरूर। ठीक है, तो समस्थानिक किसे कहा जाता है? तो समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु संख्या समान होती है और परमाणु भार जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, समस्थानिक में क्या बोलते हैं? समस्थानिक में परमाणु संख्या समान, परमाणु भार अलग अलग होता है। अब पूछेगा कि समभारिक क्या होता है? तो समभारिक में क्या है? परमाणु द्रव्यमान जो है समान होता है और परमाणु संख्या अलग अलग होती है। समभारिक में भार समान, समस्थानिक में परमाणु संख्या समान और सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन समान होता है। ठीक है, अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाएगा कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था ना। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था, ये याद रखना है। अच्छा, रदरफोर्ड ने और किसका खोज किया था? तो नाइट्रोजन की खोज भी रदरफोर्ड ने किया था। तो इतने सारे यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धोवन सोडा के बारे में पूछा गया था। अब कब नहीं पूछा जाता है धोवन सोडा के बारे में? चाहे कोई भी एग्जाम हो, धोवन सोडा या तो बेकिंग सोडा ये पूछा जाता है। ठीक है, अभी धोवन सोडा स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, अभी फिर इससे पूछा जाएगा और भी धोवन सोडा से प्रश्न आएगा, फिर बेकिंग सोडा से आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा यहाँ, तो Na2CO3 होता है। ठीक है, धोवन सोडा का आपका रासायनिक नाम पूछे तो क्या होगा? धोवन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, है ना। धोवन सोडा को ही बोलते हैं क्या? वाशिंग सोडा, है ना। वाश मतलब धोना, तो धोवन सोडा को वाशिंग सोडा बोला जाता है। और वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम अगर पूछे तो सोडियम कार्बोनेट होता है। तो ये है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र कौन सा है, तो ये वाला है ना, Na2CO3। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, सोडियम ये है कार्बोनेट। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट के बारे में तीन चीज़ें पहले रिलेट करना है। ये धोवन सोडा है ना, सोडियम कार्बोनेट, और इसी को वाशिंग सोडा कहा जाता है। और इसका सूत्र हो गया Na2CO3। अब चलते हैं किस पे? बेकिंग सोडा पर, जिसे खाने वाला सोडा कहा जाता है। तो खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा, जो कि उसको रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। और खाने वाले सोडा को क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na, यहाँ 2 है ना, 2 के जगह पर क्या H डाल देते हैं ना, NaHCO3। ये हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, तो देखिए इसको रिलेट कैसे करना है? तो खाने वाला सोडा है तो खाते हैं कोई चीज़ बाय करके ना, बाय करके खाते हैं यानी खरीद कर खाते हैं।
तो खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। खाने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ऐसे ध्यान रखना। और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो गया, NaHCO3, यानी कि आपको पूछा जाएगा वाशिंग सोडा, तो ये हो गया सूत्र। और पूछा जाएगा बेकिंग सोडा या तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है, ठीक। तो ये इतना सारे यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि ब्रिक को मूत्राशय से जोड़ने वाली नली को क्या कहा जाता है, तो ब्रिक को मूत्राशय से जोड़ने वाली नली मूत्रवाहिनी कहलाता है, ठीक है, मूत्रवाहिनी कहलाता है। अच्छा, ब्रिक को क्या बोलते हैं, किडनी, है ना, किडनी को ही ब्रिक बोलते हैं, और उसे गुर्दा भी बोला जाता है। तो किडनी की इकाई क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है, किडनी की इकाई क्या होता है, तो किडनी की इकाई होता है नेफ्रॉन, ठीक है। अब इसी तरह कन्फ्यूजन वाला है न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन किसकी इकाई है, तो न्यूरॉन है तंत्रिका तंत्री इकाई, ठीक है। तो जो कन्फ्यूजन वाला प्रश्न रहेगा एक साथ पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन वाला प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये है किडनी की इकाई, ठीक है। ब्रिक की इकाई है नेफ्रॉन, और तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, न्यूरॉन, है ना। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है, ठीक है। अच्छा, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मानव मूत्र का पीएच मान लगभग 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो आइजैक न्यूटन था, ठीक है। आइजैक न्यूटन, ठीक है। कांच जैसे पारदर्शी पदार्थों का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, तो न्यूटन हो गया, ठीक है। अब देखिए, रेलवे का जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगा है, तो कई शिफ्टों में जब होने लगा एग्ज़ाम, तो यह अब कई वर्षों से यह देखा गया है कि जो प्रश्न पहले दिन या तो पहले शिफ्ट या तो जो पहले स्टार्टिंग में पूछा जाता है, तो वही सारे चैप्टर से, वही सारे टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी आप लोगों का जिनका एग्ज़ाम बाकी है, आप लोग कोई भी चीज़ें नहीं पढ़िए, सिर्फ एनालिसिस देखिए, और एनालिसिस में देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिर्फ वही टॉपिक का स्टडी करिए, ठीक है। मतलब रिलेटेड टॉपिक और रिलेटेड क्वेश्चन का ही पढ़ना है आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये चीज़ें आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से लड़ेगा, कई क्वेश्चन ऐसे जो कि शिफ्ट 1 में आपको एनालिसिस में बताएं, और शिफ्ट 2 में पूछा, और शिफ्ट 3 में पूछा है, ठीक है। और तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बस यही चीज़ें आपको अधिक से अधिक आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है बस। जैसे मान के चलिए अभी न्यूटन के बारे में पूछा, तो न्यूटन से जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है वो सब आपको जानना है। जैसे हाइड्रोजन में के बारे में पूछा था, हाइड्रोजन से जितना भी प्रश्न पूछा गया है एग्जामों में, अलग अलग एग्जामों में, सारे आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से अभी आपको पूरे एग्जाम तक आपको यही पढ़ाई करना है, ठीक है। अब जैसे कि पुरस्कार से पूछा था, आपको पुरस्कार वाला चैप्टर करेंट अफेयर में पढ़ लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बस स्टडी यही करना है, ठीक है। बाकी कोई भी अभी किताब होता है जो पुरानी है सब साइड में रख के बस इसी तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब रही बात न्यूटन की, तो न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था, ठीक है। और इसके क्या पूछा जाता है, तो न्यूटन ने गति का कितना नियम दिया, तो 3 नियम दिया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। न्यूटन ने गति का कितना नियम दिया, तो 3 नियम दिया। वो तीनों नियम कौन कौन सा है, तो न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है कि कोई वस्तु अगर अस्थिर अवस्था में है तो अस्थिर में ही रहना चाहती है, या गति में है तो गति में रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाहुबल ना लगे। ये न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है कि न्यूटन के गति का दूसरा नियम है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, और यह परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है, ठीक है। तो ये न्यूटन का दूसरा नियम हो गया। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का 3 नियम है, ठीक है। तो ये तीनों नियम याद रखना आपको। और 2 प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि न्यूटन के गति के किस नियम से बल की परिभाषा निकलती है, तो न्यूटन की गति का पहला नियम से बल की परिभाषा निकलता है, और न्यूटन की गति का दूसरा नियम से बल का व्यंजक निकलता है, यानी कि बल का सूत्र निकलता है। तो बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर ma, है ना, द्रव्यमान गुना त्वरण। ये न्यूटन के दूसरे नियम से निकलता है, ठीक है। तो ये इतने सारे चीज़ें याद रखना है। और यहाँ पर याद रखना है, जैसे
अपवर्तनांक की बात आई। अपवर्तनांक में आपको 3 प्रश्न याद रखना है यहाँ पे। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33, ठीक है। पानी का अपवर्तनांक होता है यानी जल का अपवर्तनांक 1.33, और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5 होता है। ये सब याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो 2 स्वर्ण जीतने वाली एकमात्र और पहली भारतीय महिला है अबनी लेखरा, है ना, पैरा ओलंपिक में, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक ये खिलाड़ी हैं अबनी लेखरा। और अबनी लेखरा किस राज्य से अगर पूछे तो अबनी लेखरा राजस्थान, है ना, ऐसे रिलेट करना। लेखरा राजस्थान, लेखरा राजस्थान, है ना, राजस्थान। तो अबनी लेखरा किस राज्य से? तो राजस्थान से है। भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। अबनी लेखरा ने पेरिस ओलंपिक जो है पैरा ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। अबनी लेखरा ने 2020 के पैरा ओलंपिक में भी 10 मीटर राइफल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। अबनी पैरा विश्व कप में 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीत चुकी है। अबनी लेखरा जो है राजस्थान की जयपुर की रहने वाली है। इनका जन्म 2001 में हुआ था ना, 8 नवंबर 2001 में हुआ था। अब ओलंपिक से आया है तो ओलंपिक से कतई जहर प्रश्न है हर शिफ्ट में, और आपका जब तक एग्जाम होगा तब तक ओलंपिक से प्रश्न आता रहेगा, ठीक है। तो ओलंपिक के बारे में थोड़ा यहाँ आपको बताते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। ओलंपिक की बात करते हैं तो ओलंपिक में पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक में कुल कितना पदक जीता था भारत मालूम? पैरा ओलंपिक में टोटल 29 पदक भारत जीता है, ठीक है। और इसमें 7 स्वर्ण पदक है और 9 रजत पदक है यानी सिल्वर मेडल, और 13 जो है कांस्य पदक है। 7 और 9 16 और 13 कितना हो गया? 29 हो गया, ठीक है। 7 स्वर्ण है, 7 स्वर्ण है। तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पैरा ओलंपिक जो है 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीता? तो 29 पदक जीता। स्वर्ण पदक कितना जीता? 7, और रजत पदक 8, और ब्राउन्ज मेडल जो है कांस्य पदक वो 13 है, ठीक है। तो 7, 9, 16 और 13 29 पदक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, ओलंपिक की बात करेंगे अभी, और तो पहले जो स्वर्ण पदक है 7 वो आप देख लीजिए कौन कौन सा है, आपको यहाँ बता देते हैं। बाकी 29 खिलाड़ी का पूरा लिस्ट है ये, इसको टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है आपको। लेकिन स्वर्ण पदक कौन कौन जीता है वो आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए स्वर्ण पदक है एक सुमित अंतिल है जो कि एथलेटिक्स है ना, जेवलिन थ्रो से यह है संबंधित है। स्वर्ण पदक जीता है सुमित अंतिल, एक हो गया। टोटल 7 स्वर्ण पदक जीता है। फिर देखिए यहाँ हरविंदर सिंह है तीरंदाजी से स्वर्ण पदक जीता है, और धर्मवीर है एथलेटिक्स यानी ये भी पुरुष क्लब थ्रो से स्वर्ण पदक जीता है। और प्रवीण कुमार है पुरुष हाई जंप से संबंधित है, प्रवीण कुमार को स्वर्ण पदक मिला। और हैं एक हैं ये नवदीप सिंह, है ना, नवदीप सिंह जो है एथलेटिक्स यानी पुरुष भाला फेंक से इनको स्वर्ण पदक मिला है, ठीक है। तो ये 7 स्वर्ण पदक जीते। बाकी आप देख लीजिएगा एक बार सरसरी निगाहों से तो थोड़ा ध्यान रहेगा, ठीक है। तो क्या है कि ऐसे भी पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि इनमें से पैरा ओलंपिक में किसने स्वर्ण पदक नहीं जीता है, ठीक है। तो आपको ये 7 को याद रखना है कौन कौन जीता है पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक, ठीक है ना। स्वर्ण पदक में एक हो गया अबनी लेखरा, है ना, अबनी लेखरा, ठीक है। उसके बाद है आपका नीतीश कुमार भी एक है ना, बैडमिंटन खिलाड़ी है नीतीश कुमार, स्वर्ण पदक यहाँ मिला इनको। और यहाँ पर है सुमित अंतिल, फिर है सुमित अंतिल हो गया एक, ये नाम याद रखना है ना। और हरविंदर सिंह है स्वर्ण पदक मिला। धर्मवीर है पुरुष क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक मिला। प्रवीण कुमार को मिला है स्वर्ण पदक। और एक मिला है नवदीप सिंह को पुरुष भाला फेंक में स्वर्ण पदक, ये जीते हैं, ठीक है। इतने चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है और टेलीग्राम पर डाल देंगे तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब ओलंपिक से और महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा आता है, जैसे कि ओलंपिक 2020 ये कहाँ हुआ था, ठीक है। ओलंपिक जो जब भी आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना, तो ओलंपिक कहाँ हुआ था और कहाँ होगा ये जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। बड़े बड़े जो खेल हैं अब 2020 में कहाँ हुआ था, अब किसी को लगता है कि 2020 का करंट अफेयर पूछ लिएगा, नहीं। क्या एक महत्वपूर्ण घटना जो होती है वो 2020 का हो चाहे 2019 का हो वो पूछा जाएगा। जैसे इस 2020 का ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, तो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। 2024 में कहाँ हुआ था, तो पेरिस में हुआ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। और 2028 का कहाँ होगा,
तो लॉस एंजल्स में होगा। लॉस एंजल्स कहाँ है? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया का अमेरिका में, ठीक है। तो एक बार फिर समझिए, ओलंपिक 2020, देखिए 20 वाला है। ओलंपिक दो टाइप का है, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, एक शीतकालीन ओलंपिक है। तो जो 20, 24 और 28 चल रहा है ये ग्रीष्मकालीन है, और जो 22 और 26 में चल रहा है वो शीतकालीन ओलंपिक है, ठीक है। तो ओलंपिक 2020 जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था, और ओलंपिक 2024 का जो है वो पेरिस में हुआ था। 28 का कहाँ होगा? तो लॉस एंजल्स में होगा। अब रही बात शीतकालीन ओलंपिक 2022 का जो ओलंपिक है वो बीजिंग में हुआ था, और 2026 में कहाँ होगा? तो इटली में होगा। तो 22-26 वाला कौन है? शीतकालीन ओलंपिक है, ठीक है। तो याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब क्या है कि कई लोग शीतकालीन वाला नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एसएससी सीजीएल में शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ होगा ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण याद रखना है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 जो है ये इटली में होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक की खोज किसने किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है सब, है ना। तो नाभिक की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक की खोज पूछे, और एक किसका? नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन की खोज भी रदरफोर्ड ने किया था, ठीक। नाभिक एक परमाणु का छोटा केंद्रीय और सकारात्मक कोर है, और इसके अधिकांश वजन के लिए जिम्मेदार है। यानी कि अधिकांश वजन अगर पूछा जाता है ना कि परमाणु का अधिकांश भार कहाँ होता है, तो नाभिक में होता है, ठीक। अच्छा, इसकी खोज सबसे पहले रदरफोर्ड ने परमाणुओं द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन पर अपने प्रयोग से किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण चीज़ें भूलना नहीं है कि नाभिक की खोज और नाइट्रोजन की खोज, ये दोनों का खोज किया था रदरफोर्ड। उसी तरह है ऑक्सीजन की खोज किसने किया? तो जोसेफ प्रिस्टल ने किया था ऑक्सीजन की खोज। और हंसाने वाली गैस जो है N2O, इसका खोज भी प्रिस्टल ने किया था। ऑक्सीजन और हंसाने वाली गैस की खोज प्रिस्टल ने किया था। नेक्स्ट है, पदार्थ के सबसे छोटे कण जिन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है क्या? अणु कहा जाता है, ठीक है। परमाणु को अक्सर किसी भी पदार्थ की मूल इकाई के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसे आगे किसी भी भाग में विभाजित नहीं किया जा सकता है, वह परमाणु है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? परमाणु। एक परमाणु में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीमों ने शतरंज ओलंपियाड के 45वें संस्करण में स्वर्ण पदक जीते। यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए, भारतीय पुरुष और महिला टीम जो है स्वर्ण पदक जीता। तो पहले तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो ये शतरंज ओलंपियाड जो 45वां संस्करण ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हंगरी के राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था ना। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में ये 45वां संस्करण हुआ था 2024 का। और 2026 का कहाँ होगा? 46वां संस्करण जो है वो होगा उज्बेकिस्तान में, ठीक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि पूछा जाएगा अगर अगले शिफ्ट में कि 46वां शतरंज ओलंपियाड 2026 कहाँ होगा, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, रही बात क्या? शतरंज, है ना। शतरंज ओलंपियाड के बारे में पूछा, तो शतरंज से कुछ अति महत्वपूर्ण कतई जहर प्रश्न आपको याद रखना है, जो कि आएगा ही आएगा। इस बार जो टेक्नीशियन का एग्जाम चल रहा है निश्चित रूप से गारंटी के साथ पूछा जाएगा। वो कौन कौन सा प्रश्न है? देखिए, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन है ना। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन है? तो ये भारत के बने हैं डी गुकेश, ठीक है। डी गुकेश याद रखना है, डी गुकेश, जो कि अभी हाल ही में ये बने हैं विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के विजेता डी गुकेश है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या याद रखना है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप बनने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो यही है डी गुकेश, ठीक है। डी गुकेश जो कि 18 वर्ष की उम्र में ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप ये बन गए डी गुकेश, ठीक। तो ये याद रखना है। चलिए, शतरंज की शुरुआत भी है मालूम भारत में ही माना जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप हैं? तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो 3 समस्थानिक है, ठीक है। याद रखना है 3 समस्थानिक कौन सा? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कि इनमें से कौन हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है, तो याद रखना है ये तीनों को, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अब हाइड्रोजन से कई प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो वो याद रखना है कौन कौन सा हाइड्रोजन से प्रश्न आएगा। जैसे कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन ही है, ठीक है। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। सबसे हल्की गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन ही है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हो गया? 3, है ना।
और हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व पूछे या तो गैस पूछे ब्रह्मांड में, या तो सूर्य में सबसे ज़्यादा, या तो तारा में सबसे ज़्यादा, तो आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। ठीक है, देखिए इस टाइप के 4 प्रश्न आता है। जैसे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। एक आएगा क्या? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो है नाइट्रोजन, है ना। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन। ये 2 हो गया। और एक आता है आपका कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन है। और पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में जो है उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो उसमें भी ऑक्सीजन, दोनों में, है ना। तो याद रखना है, मानव शरीर में और पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। और ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, सूर्य या तारा में पूछे तो हाइड्रोजन, अब वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस की फोकल लंबाई क्या होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन आया था कि अवतल लेंस और फोकल लेंस की लंबाई क्या होती है। तो अवतल लेंस की लंबाई जो होती है ऋणात्मक होती है। ठीक है, अवतल लेंस का ऋणात्मक और उत्तल लेंस की फोकस जो लंबाई होती है धनात्मक होती है। ठीक है, उत्तल वाला जो है ये धनात्मक होती है और अवतल जो है ये ऋणात्मक होता है। देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या होता है, अगर ये आगे आगे पूछा जाए तो ध्यान रखना है। देखिए उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, किनारों की ओर पतला होता है, वहीं अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों की ओर मोटा होता है। इसको पिक्चर से समझिए। देखिए इसमें क्या बोला, देखिए उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में मोटा होता है। देखिए ये है उत्तल लेंस, ये बीच में मोटा है ना, देखिए ये बीच में मोटा है। ठीक है, ये उत्तल लेंस हो गया, बीच में मोटा होता है और किनारों में पतला होता है, तो ये है उत्तल लेंस। और अवतल लेंस में क्या होता है? बीच में पतला होता है। देखिए ये बीच में पतला है और किनारों की ओर मोटा है। ठीक है, तो ये हो गया अवतल लेंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये है उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस, है ना। उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस और ये अवतल यानी कि कनकेव लेंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। इसको ऐसे रेड कर लेना है, अवतल अपसारी, है ना। अवतल अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, उत्तल जो है यानी कि छोटा वाला जो है उत्तल ये धनात्मक होती है, अब बड़ा वाला जो है अवतल ये ऋणात्मक होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 2 यहाँ से अति महत्वपूर्ण प्रश्न और याद रखना है, कौन कौन सा? तो देखिए एक क्वेश्चन आएगा कि दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इसको याद हमेशा रहे और कभी कन्फ्यूजन ना हो तो कैसे याद करना है। अब जैसे देखिए पूछ दिया जाए कि निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जाता है, तो अब उत्तल है, अवतल भी ऑप्शन में रहेगा, तो कभी कभी क्या कन्फ्यूजन हो जाता है, कौन होगा, उत्तल होगा कि अवतल होगा। इसको रिलेट कैसे करना है, याद भी रहे, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। देखिए दूर दृष्टि दोष है ना, तो 2 लेटर वाला है, इसको ठीक करने के लिए 3 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे ना, उत्तल 3 लेटर वाला। और जो 3 लेटर वाला है इसको ठीक करने के लिए 4 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे। ठीक, ऐसे ध्यान रखना है। तो दूर है 2 लेटर इसमें, तो 2 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 3 लेटर वाला लेंस चढ़ा देंगे। और 3 लेटर है निकट, है ना, तो इस पर ठीक करने के लिए 4 लेटर वाला लेंस चढ़ा देंगे। ठीक, तो ऐसे याद रहेगा आपको। चलिए 2024 में भारत में शिक्षा पर कितना बजट आवंटित किया है? 2024 में भारत में शिक्षा पर कितना बजट आवंटित किया है? तो ये क्वेश्चन मालूम 2-3 बार अभी रेलवे के एग्ज़ाम में ही ये पूछा जा चुका है। ठीक है, ये आपको ये 19 तारीख को भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है, तो इसलिए क्वेश्चन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि रिपीट होते रहेगा, इसलिए एनालिसिस देखना अति आवश्यक है आपको। तो शिक्षा पर जो खर्च हुआ है 1.48 लाख करोड़ रुपया, ने 1.48 लाख करोड़ रुपये शिक्षा पे खर्च हुआ है। ठीक है, सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। इस आवंटन और
इसके निहितार्थों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सर्वाधिक 73,498 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। ठीक है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को। ठीक है, 2024-25 का मालूम सबसे ज़्यादा जो खर्च हुआ है बजट का वो किस पर हुआ है, तो रक्षा पर हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2024-25 का बजट का, केंद्रीय बजट का सबसे ज़्यादा खर्च जो हुआ है रक्षा पर हुआ है। रक्षा क्षेत्र के लिए कितना खर्च हुआ है, उस पर कितना आवंटन दिया है, तो इसमें कितना है 6,21,940 करोड़ है ना, 6,21,940.85 करोड़ रुपया आवंटन किया है रक्षा क्षेत्र पर। ठीक है, जबकि शिक्षा में कितना था 1 लाख है ना, 1.48 लाख करोड़, इसमें 6 लाख है ना, 6,21,940.85 करोड़ रुपये रक्षा पे, बजट का रक्षा पे खर्च करने के लिए आवंटन किया है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी गुकेश शतरंज ने फाइनल में किस देश के साथ खेला था, तो ये फाइनल में किसके साथ खेला था, चीन के डिंग लीरेन के साथ खेला था। ठीक है, और इसको हरा दिया और विश्व चैंपियनशिप बन गया डी गुकेश, अपना डी गुकेश। ठीक है, भारत का, और सबसे कम उम्र में बनने वाला है यही विश्व चैंपियनशिप डी गुकेश। ठीक है, 18 साल की उम्र में ये बन गया। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने सिंगापुर में गुरुवार को वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। ठीक है, उन्होंने चीन के डिफेंडिंग चैंपियन डिंग लीरेन को 7.5 और 6.5 से फाइनल में हराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिका या तो न्यूरॉन का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है, तो तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन का कौन सा भाग, तो डेंड्राइट है ना, डेंड्राइट जो है ये सूचना प्राप्त करने के लिए ये उत्तरदायी है, डेंड्राइट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, न्यूरॉन आपको बताए थे क्या, तंत्रिका तंत्र की इकाई है ना, तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है, और एक क्या बताए थे, किडनी है ना, किडनी का इकाई है नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखना, नेफ्रॉन। जब भी एक भी आए कोई भी तो दोनों को रिवीजन करना। ठीक है, तो क्योंकि कन्फ्यूजन वाला है, किडनी की इकाई है नेफ्रॉन और तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगी, तो ये अधिकतम जा सकती है कितना, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा है ना, अधिकतम जाएगी 5.102 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन विधि से किसमें प्रजनन होता है। अब देखिए ये आपका सेकेंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये उल्टा के पूछा गया था, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। ठीक है, तो ये मुकुलन आंसर हुआ था, लेकिन यहाँ उल्टा करके पूछ दिया कि तीसरा शिफ्ट में ये कि मुकुलन विधि से किस में प्रजनन होता है, तो ऑप्शन में हाइड्रा था, इसका करेक्ट आंसर हाइड्रा हो गया। ठीक है, हाइड्रा में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है। मुकुलन और लैंगिक प्रजनन की एक विधि है, इसमें एक छोटे से मुकुल या तो कली से एक नया जीव बनता है। हाइड्रा में प्रजनन की प्रक्रिया इस प्रकार है, हाइड्रा की कोशिकाओं में नियमित रूप से विभाजन होता है, कोशिका के किसी भाग में बल्ब जैसा उभार बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों से प्रश्न आया था, तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव क्या है, देखिए एक कोशिकीय जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीव कई कोशिकाओं से बने होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन अंगक स्तर पर होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन सेलुलर अंग और अंग प्रणाली के स्तर पर हो सकता है। एक कोशिकीय जीवों का जीवन काल छोटा होता है, जबकि बहुकोशिकीय का जीवन काल लंबा होता है। तो ये सारे फैक्ट्स भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त एक संयोजी उत्तक है, अस्थि कौन सा उत्तक है। देखिए, रक्त एक संयोजी उत्तक है। अब संयोजी उत्तक से ना शिफ्ट 2 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये देखिए संयोजी उत्तक से जो थर्ड शिफ्ट में इसमें भी प्रश्न पूछा गया है। तो संयोजी उत्तक, रक्त क्या है, एक संयोजी उत्तक है, एक तरल संयोजित, रक्त एक तरल संयोजित। अस्थि कौन सा उत्तक है, ये संयोजी उत्तक है। ठीक है, देखिए शिफ्ट जो 2 में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सेकेंड शिफ्ट में आया था कि निम्न में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं। ये सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है कि कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन में था ट्रेकिड, ये संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं था, बाकी संयोजी उत्तक वाला ऑप्शन में उदाहरण था। ट्रेकिड क्या है, ट्रेकिड संवहनी पौधों के जाइलम में एक लंबी और पतली लिग्निफाइड कोशिका होती है। ठीक है, तो ये जाइलम में पाया जाता है पौधों में,
ये ट्रेकेट, ठीक है। तो ये संयोजी उत्तक ये नहीं है। संयोजी उत्तक कौन कौन सा है, देखिए यहाँ पर याद रखना है। संयोजी उत्तक शरीर के दूसरे उत्तक को एक साथ बांधते हैं, उन्हें सहारा देते हैं, जिसमें कौन कौन सा है, वसा उत्तक, उपास्थि, स्नायु बंधन, हड्डी, रक्त, लसिका, ये सब संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। फिर समझिए संयोजी उत्तक का उदाहरण वसा उत्तक, उपास्थि, स्नायु बंधन, हड्डी जो कि लिगामेंट होता है, टेंडन होता है, रक्त, लसिका, ये सब संयोजी उत्तक का उदाहरण है, ठीक है। अब क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी आ जाता है कि रक्त क्या है, तो ऑप्शन में रहेगा रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, जबकि अस्थि एक सघन संयोजी उत्तक है ना। रक्त क्या तरल है, जबकि अस्थि क्या सघन है। रक्त एक संयोजी उत्तक है, रक्त को तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। रक्त प्लाज्मा नामक तरल मैट्रिक्स और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अस्थि संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है अस्थि उत्तक, कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। यह मजबूत और कठोर होता है। नेक्स्ट है कि सतही क्षेत्रफल में वृद्धि का वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सतही क्षेत्रफल में वृद्धि का वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सतही क्षेत्र में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पौधों में पानी और खनिज किस उत्तक के जरिए पत्तियों तक पहुंचते हैं। अब ये देखिए आपको सेकंड शिफ्ट में ने जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है उसमें आपको बताए थे जाइलम और फ्लोएम के बारे में, तो वो देखिए यहाँ जाइलम से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आपको ऐसे बताए हुए थे लिख के कि जल का वहन कौन करता है, तो जल का जाइलम है ना। वही पूछा है कि पानी यानी कि जल और खनिज किस उत्तक के जरिए पत्तियों तक पहुँचता है, तो ये पहुँचता है जाइलम, जल जाइलम। और फूड यानी कि भोजन को पहुँचाता है कौन, फ्लोएम। जो लोग वीडियो देखे होंगे वो तो आसानी से आंसर करके आए होंगे, और जो लोग देखें उनको मालूम होगा ये चीज़ बताए थे, ठीक है। और इसको बताए थे कि भोजन को कैसे करना है रिलेट, फूड से, है ना। तो इसको याद ऐसे रखना है कि जल पौधों में जल का वहन कौन करता है, कौन सा उत्तक, तो जल जाइलम, जल जाइलम, फूड फ्लोएम, है ना। तो याद रहेगा हमेशा आपको जल जाइलम, फूड फ्लोएम, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है। चलिए, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडाशय, है ना। ओवरी जो है ये फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग बीज बनाता है, तो बीजांड एक बीज में विकसित होता है, बीजांड है ना जो होता है एक बीज में विकसित होता है, और अंडाशय निषेचन के बाद फल में विकसित हो जाता है। यानी कि फल कौन बनता है, अंडाशय, और बीज बनता है कौन, बीजांड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो एल्युमिनियम है, ठीक है। पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछा जाता है। देखिए पृथ्वी के क्रस्ट में ना सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद होता है सिलिकॉन, ठीक है। उसके बाद होता है एल्युमिनियम, और चौथे नंबर पर है लोहा। अगर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु है एल्युमिनियम, ठीक है। लेकिन अगर पूछ ले जाए कि पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला दूसरा धातु कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, तो दूसरा धातु में होगा लोहा, ठीक है। क्योंकि ये एल्युमिनियम है लोहा मतलब कि धातु, और फिर है लोहा है ये धातु। बाकी ये ऑक्सीजन हो गया गैस, सिलिकॉन हो गया ये उपधातु, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है, देखिए सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन, तो इसको ऐसे याद रखना है आसी एलो, यानी कि ऑक्सीजन सिलिकॉन, एलो से हो गया एल्युमिनियम और लोहा। तो सबसे ज़्यादा पाया जाना धातु पूछे तो एल्युमिनियम हो गया, सबसे ज़्यादा दूसरा धातु लोहा हो गया, सबसे ज़्यादा तत्व पूछे पृथ्वी क्रस्ट में तो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो ये प्रश्न आएगा तो ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पृथ्वी में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, मानव में भी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑक्सीजन, और वायुमंडल में नाइट्रोजन, और ब्रह्मांड में या तो सूर्य में हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने 2035 तक खुद को शून्य कार्बन उत्सर्जन कंपनी बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए कंपनी परिवहनों में किस ईंधन इस्तेमाल को प्रोत्साहित करेगी, तो स्वच्छ बिजली, ठीक है। किस ईंधन का, तो स्वच्छ बिजली और हाइड्रोजन के इस्तेमाल का प्रोत्साहित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आप मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पीते हैं जो बायोडिग्रेडेबल है। अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा कुल्हड़ बनने लगे तो क्या होगा, तो बड़े पैमाने पर मिट्टी के कुल्हड़ बनाने से उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत नष्ट हो जाती है, ठीक है। और कुल्हड़ बनाने के लिए मिट्टी की ऊपरी परत का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मिट्टी की इस उपजाऊ ऊपरी परत का क्षरण हो सकता है, ठीक है।
तो मिट्टी से भी प्रश्न पूछा जाता है, मिट्टी से भी कई अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। धीरे धीरे आपको सब बताएंगे, ठीक है। हर वीडियो के माध्यम से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आपको सारा चीज़ बताएंगे, तो आप चैनल पर बने रहें। जैसे मिट्टी से क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, तो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है बांगर, है ना, बांगर कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है ना, खादर कहा जाता है नई जलोढ़ मिट्टी को, पुरानी बांगर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मिट्टी भारत में कौन सा है, तो जलोढ़ मिट्टी है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी पूछे तो जलोढ़ मिट्टी है। और बात करते हैं किसका, चाय और कॉफ़ी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो लेटेराइट मिट्टी है। काजू की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो लाल लेटेराइट मिट्टी है। काजू के लिए लाल लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है या तो काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 43वां यूनेस्को विरासत स्थल असम के मोइदम को किस महीने में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। अब इसके बारे में आपको बताए थे जब आप आरपीएफ एसआई का और आरपीएफ जेई का आरआरबी जेई का जब एनालिसिस करवा रहे थे, तो आपको सारे यूनेस्को का जो विरासत स्थल है आपको 40 से लेकर 43 तक बताए थे डिटेल में, ठीक है। वहाँ से देखिए एनालिसिस से प्रश्न पूछा जाता है, तो क्या है कि जो इम्पोर्टेंट है वही पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न ही तो पूछा जाता है, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट सारे अगर पढ़ लेते हैं तो वहाँ आपका एग्जाम में लड़ जाता है। तो मोइदम जो है ये असम का है। असम में मोइदम को 43वां यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 26 जुलाई 2024 में, ठीक है। असम के मोइदम को 26 जुलाई 2024 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह ताई अहोम के शाही परिवारों का दफन स्थल है ये मोइदम, ठीक है। अब बात करते क्या, अब आने वाले शिफ्ट के लिए आपको याद रखना है कौन सा 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, ये पूछा जाएगा। यहाँ से दो प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, तीन टाइप का। एक तो है कि 43वां कौन सा है और किस राज्य में है और कब इसको घोषित किया गया, ठीक है। तो अभी महत्वपूर्ण चीज़ें क्या याद रखेंगे अभी कि कौन 40वां कौन सा है और किस राज्य में है। 40वां कौन सा है, 40वां विश्व धरोहर स्थल है धौलावीरा, और धौलावीरा किस राज्य में है, तो गुजरात में है, ठीक है। 41वां कौन सा है वो नोट करिएगा, 41वां शांति निकेतन किस राज्य में, तो पश्चिम बंगाल में। 42वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, तो होयसल मंदिर समूह है जो कि कर्नाटक में है। और 42वां हो गया होयसल मंदिर समूह, और 43वां है ये मोइदम जो कि असम में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए, और यूनेस्को का अगर पूछ लिया जाए मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, ठीक है। और यूनिसेफ का कहाँ है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क, लेकिन यूनेस्को है ना, देखिए यूनिसेफ और यूनेस्को में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो यूनिसेफ में देखिए यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क सिंपल, और यूनेस्को में देखिए ने है ना ऐसे, तो ये पेरिस वाला ऐसे होगा पेरिस, ठीक है। ऐसे रिलेट करना है, यूनेस्को पेरिस, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मैथ का, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर किसी संख्या का इतना उसी संख्या के इतना से ज़्यादा हो तो वह संख्या होगी। देखिए अगर एनालिसिस में अगर देख लेते हैं, आपको गारंटी के साथ सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो उस समय बनाने में आपको सोचना नहीं पड़ेगा क्या पूछ दिया। अगर अभी बनाए हुए हैं तो वहाँ पर आसानी से लगेगा, हाँ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। भले डिजिट अलग रहेगा लेकिन क्वेश्चन सेम पैटर्न पे रहेगा, ठीक है। अब जैसे क्या पूछा, किसी संख्या का इतना 5/4 जो है उसी संख्या की इतना से 7 ज़्यादा है, तो इसको कैसे लिखना है, जो 5/4 है उसी संख्या से 3/4 से कितना 7 ज़्यादा, यानी कि इसको अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, है ना। 7 ज़्यादा है मतलब दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब इसको देखिए, इसको एलसीएम में लीजिए, इसको भिन्न का जोड़ बनाइए, ये 4 हो गया, 5 में से 3 गया 2 हो गया, बराबर 7 हो गया। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 यानी कि 1/2। अब 1 का मान जो निकालेंगे वो टोटल निकलेगा, तो 2 इधर कर दीजिए, तो 1 का मान कितना हो गया 14, है ना। तो यानी वो संख्या कितना हो गया 14 हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया 14। नेक्स्ट है कि विराम को छोड़कर एक रेलगाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और विराम सहित 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, ठीक है। तो इसको बनाना कैसे, देखिए विराम को छोड़कर जो ये है, यानी कि ये रियल है, विराम को छोड़कर
और ये विराम सहित, मतलब जो मान के चलिए कुछ देर है क्या बीच बीच में रुकता था वो, तो विराम सहित है ये 36 वाला, ठीक है। तो वो बोला क्या कि रेलगाड़ी प्रति घंटे कितने मिनट रुकता है। तो इसमें करना क्या है, ये दोनों का अंतर कितना होता है 9, है ना, 45, और ये दोनों का अंतर लिखना है ऊपर, और नीचे लिखना है जो रियल वाला है ना, विराम छोड़कर, यानी कि 45, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 9 × 45, 1/5 हो गया, लेकिन आंसर क्या है मिनट में दिया हुआ, तो 60 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये 12 × 60 यानी 12 मिनट हो गया, ठीक है। अब इसी टाइप का आएगा, ये डिजिट यहाँ अलग रहेगा, वो करना क्या, दोनों का अंतर करिएगा ऊपर, जैसे कि दे दिया 45 और 60 दे दिया, ठीक है। तो अंतर ऊपर लिख देना, नीचे लिख देना ये रियल वाला, ठीक है। तो ये उतना आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसको कैसे बनाएं, 9 अंतर और बटे 45, 9 × 45, 1/5, इसको मिनट में बदल दीजिए, 12 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन ये सब है ना। 8 का टोटल का निकाल लीजिए पहले, 14 8 कितना होता है, बरियोतल से 112, और बोला कि इसमें 6 का इतना है, तो 2 का कितना होगा, तो 6 का इसको घटा दीजिए, 16 है, 16 6 96, 96 घटाइए तो 96 400 और 12 16, ठीक है। बोला 2 संख्याओं का औसत क्या है, तो डायरेक्ट 16 आंसर नहीं कर देना है, तो 2 संख्याओं का औसत पूछा तो 2 से भागा दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 आएगा, ठीक है। अब क्या कन्फ्यूजन में क्या है, वो दोनों अंतर किए आंसर टिक कर दिए 16, वैसे नहीं करना है ना। अब ये वाला क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें क्या करना है, जो वो लगाते हैं बोडमास वाला फार्मूला है ना, पहले क्या होता है, का के क्रिया को भाग तब गुना, तो पहले इसमें भाग होगा, तो 3 में 3 से भागा देंगे क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये भाग हो गया, पहले फिर गुना होगा, यानी 1 × 3 करेंगे, ये 3 हो जाएगा, यानी कि ये 3 है और इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, यानी तीनों प्लस प्लस में हो जाएगा, 3 + 3 + 3 कितना हो गया, 9 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, ब्रोमीन किस अवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन जो है वो पाई जाती है तरल अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन है, ठीक है। ब्रोमीन कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली एक अधातु है। ब्रोमीन एक रासायनिक तत्व है, यह आवर्त सारणी के हेलोजन परिवार का सदस्य है। इसका रंग भूरा लाल होता है और इसकी गंध ब्लीच जैसी होती है, यह पानी में घुल जाता है। अब देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न आता है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है और अधातु कौन सा है। तो धातु द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है पारा, और द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन सा है, तो है ब्रोमीन, ठीक है। थोड़ा सा रिलेट कुछ कर लेंगे ना तो क्या होता है, याद रहता है, कुछ भी छेड़खानी कर देंगे तो याद रहता है। इसमें क्या करना है छेड़खानी, देखिए छोटा है ना धातु, तो छोटका आंसर पारा, है ना। अब ये अधातु पूछा, द्रव अवस्था में पाया जाना अधातु, ये थोड़ा बड़ा है तो बड़ा का आंसर है ना ब्रोमीन। देखिए द्रव अवस्था में पाया जाना धातु या धातु में 2 चीज़ आपको याद रहेगा दिमाग में, पारा और ब्रोमीन, लेकिन कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा धातु अधातु है, तो ये कन्फ्यूजन ना हो तो इसको रिलेट ऐसे कर लेना है। द्रव अवस्था में पाया जाना धातु ये छोटा है, धातु शब्द में छोटा तो ये छोटका पारा, और अधातु थोड़ा बड़ा है तो ये ब्रोमीन, है ना। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन सा है, तो ब्रोमीन है। नेक्स्ट है, 2 संख्याओं में 7:5 है, यदि उनमें अंतर 360 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। अंतर 360 है तो अनुपात में अंतर कितना है, 7:5 में अंतर अनुपात में कितना है 2, और संख्या में अंतर कितना है 360। इसको तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का मान हो जाएगा 18 दूनी 36 है ना, 180। तो बोला बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी इसमें क्या 7 है, तो इससे 7 से गुना कर दीजिए, तो 18 7 26 से 126 है ना, 1260 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका शिफ्ट 3 का थर्ड शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन होता है समाप्त, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा आपको करंट अफेयर जो है संभावित प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको 10-15 आपको रिवीजन करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि BSNL का भी वर्तमान निदेशक कौन है, रॉबर्ट जे रबी है, और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है, विपिन कुमार है, ठीक है, याद रखना है। BSNL का निदेशक रॉबर्ट जे रबी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष विपिन कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC का अध्यक्ष कौन है, तो जयशाह है। कौन है ये जयशाह, अमित शाह के बेटे हैं ये जयशाह, ये भी ICC का अध्यक्ष बने हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अभी संजीव खन्ना है, 51वां मुख्य न्यायाधीश है। महान्यायवादी अभी कौन है, तो महान्यायवादी है R वेंकट रमनी, ठीक है, याद रखना है। महान्यायवादी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी है R वेंकट रमनी। और सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है,
तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। और राज्यसभा का सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, यानी कि भारत का भी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है, जो कि राज्यसभा के सभापति भी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है? तो राजीव कुमार है। ये सभी चीज़ें याद रखना है, जिनका एग्जाम अभी होना बाकी है, या तो रेलवे टेक्नीशियन का भी एग्जाम हो, ग्रुप डी का हो, सभी में ये काम आएगा, है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है? राजीव कुमार है, 25वां। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा डीपली अगर क्वेश्चन करता है तो क्या पूछा जाएगा? इनमें से कौन सा चुनाव आयुक्त वर्तमान में है या तो कौन बने हैं। तो चुनाव आयुक्त में भी ध्यान रखना है, एक ज्ञानेश कुमार है, सुखबीर संधू है। उप चुनाव आयुक्त में अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन, ठीक है। मेन आपको याद रखना है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी कौन है? तो संजय मूर्ति है ना। भारत का वर्तमान सीएजी संजय मूर्ति है। और नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति करता है। अब वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, ये कौन कौन है? तो वायुसेना अध्यक्ष है अमरप्रीत सिंह, 28वां है। और नौसेना अध्यक्ष है दिनेश कुमार त्रिपाठी, 26वां है। और थल सेना अध्यक्ष है अभी उपेंद्र द्विवेदी, जो कि 30वां है, ठीक है। तो याद रखना है, वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह, नौसेना दिनेश कुमार त्रिपाठी, थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। और भारत का सीडीएस कौन है अभी? यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। भारत का सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। अच्छा, तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है, सर्वोच्च सेनापति, वो कौन है? तो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में, ठीक। और भारत का वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथन है। तो इतने सारी चीज़ें याद रखना है। तो दोस्तों, इस तरह से आपका 20 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का पूरा प्रश्न के साथ साथ आपका जो 15 है एक्स्ट्रा आपको करंट अफेयर आपको बता दिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट में अगले एनालिसिस के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।